नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढील सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। अक्सर हम महीने में कहीं न कहीं प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आज हम एक बेमिसाल, एक बेहतरीन प्रतिभा से आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, पल्लवी बेनीवाल भादरा। ये पल्लवी ने आरजीएस पहले ही पोजीशन में क्लियर किया है। बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पल्लवी जी आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत आपने कहाँ से की कि मैं इसी क्षेत्र में जाऊँ? मेरी पढ़ाई की शुरुआत है वो भादरा कस्बे से ही की है। मैंने शुरू में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। मैं क्लास 7 तक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ जी। उसके बाद मैंने अपना मीडियम जो है वो चेंज किया था, इंग्लिश मीडियम। मैंने टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया था क्लास 10th तक जी। और क्लास 10th के बाद में मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी थी, तो इसलिए मैं हिसार गई थी और मैंने सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल से क्लास 11th और 12th की पढ़ाई की है। उसके बाद क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया था और उसमें मेरा एडमिशन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसमें मुझे कॉलेज मिला था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, जहाँ से एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BBA LLB का, वो मैंने किया है। और उसके बाद RGS की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए मैंने तैयारी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही घर पे ही स्टार्ट की थी। घर से स्टार्ट की? जी। अच्छा, इसी दौरान जब ये सफ़र आपका चल रहा था तो ऐसे व्यक्ति थे या परिवारजन जिन्होंने आपको मोटिवेशन दिया? मोटिवेशन मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोटिवेशन मुझे घर में ही मिलता रहा, इंस्पिरेशन भी घर पे ही मिली मुझे। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, काफ़ी सालों से उनकी प्रैक्टिस है। ये लाइब्रेरी भी आप देख रहे हैं, मैं हमेशा से इन बुक्स को देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ। तो इंस्पिरेशन मुझे यहीं से मिली, मुझे मेरे टीचर से मिली, पेरेंट्स से मिली। और इंस्पिरेशन तो होती है ज़रूरी, लेकिन तैयारी के साथ साथ मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग इसके अंदर बैठते हैं तो शायद हम क्रैक कर पाएंगे या नहीं। तो वो कांस्टेंट तैयारी के दौरान भी मुझे मोरल सपोर्ट घर से ही मिला। जी जी। आपके भैया के बारे में और बताओ थोड़ा। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, जो कि अभी LLB की पढ़ाई उसकी जस्ट कंप्लीट हुई है। जी। और मुझे देख के वो भी काफ़ी मोटिवेटेड अभी फील कर रहा है कि उसको भी तैयारी करनी है। तो देखते हैं कि उसका पैशन उसको कहाँ ले जाता है। नहीं, मेरा ये बात आपकी अच्छी है। मेरा इंगित ये था कि आप पढ़ाई के दौरान ऐसी बातें जो दोनों बहन भाइयों के बीच हुई हों। जब मैं पढ़ती थी तो RGS में, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसका भी इंटरेस्ट बन जाता था, तो वो भी कुछ चीज़ें मुझसे पूछता था बीच बीच में। जी जी। तो हमें डिस्कशन के दौरान काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। जब कई बार ऐसा लगता है कि जब मैंने एक टॉपिक अपने आप से पढ़ लिया है तो वो मुझे लगता था कि मुझे आ गया है, और वो जब मैं बताने लगती थी, उसको समझाने लगती थी, तो कई बार कुछ कमियां निकल के आती थी जहाँ पे वो उसके क्वेश्चन करने से मुझे समझ में आता था कि ये चीज़ तो मुझे फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। जी जी। तो इस तरह पढ़ाई में मुझे बहुत हेल्प मिली है अपने फैमिली मेम्बर्स से। जी। ग्रैंडफादर जी के बारे में बताओ, क्योंकि वो भी एक बहुत नेक व्यक्तित्व के धनी हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्तित्व के धनी हैं। जी जी। मेरे ग्रैंडफादर ने ही सबसे पहले लॉ के फील्ड में शुरुआत की है, उन्हीं के बाद में हमने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया है। उन्होंने सबसे मुश्किल कदम होता है अपने गांव को, अपनी फैमिली को छोड़ के एक नई सिटी में सेट होना, अपने करियर की शुरुआत करना। तो ये स्टार्टिंग, ये जो मेरी सक्सेस है उसका एक मेजर पिलर जो है मैं उन्हीं को मानती हूँ कि वहाँ से शुरुआत हुई, जिनकी वजह से रास्ते हमारे लिए आसान बनते गए। तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है शुरू से। जी जी। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां हम, क्योंकि अपना जो क्षेत्र है वो एक कृषि टाइप का सही है, सादगी भरा है जी। तो यहाँ ऐसे मोड़ भी आए हैं क्या कि जहां ऐसा फील हुआ कि रुकावट आ सकती है कहीं? रुकावट मुझे ज़्यादा फील नहीं करनी पड़ी, ऑल्दो हमारी फैमिली जो है वो गांव से बिलोंग करती है। गांव में अभी भी ताल्लुकात हैं, फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। लेकिन मेरे मम्मी पापा दादाजी जो हैं सब एजुकेटेड हैं, सब सर्विस में हैं। तो मुझे इस तरह बाहर की जो कठिनाइयाँ होती है जो गाँव के काफ़ी बच्चों को नॉर्मली फेस करनी पड़ती है, वो मुझे नहीं फेस करनी पड़ी थी लकीली। तो उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की एजुकेशन का मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। पल्लवी जी, कितने समय आप पढ़ लेती हैं? समय एक्चुअली वेरी करता है। कई बार एग्ज़ाम के जस्ट पहले जब 1 महीना होता है तो उसमें 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे भी गए हैं। लेकिन
ऐसा होता है कि जब बहुत लंबे टाइम के लिए हम तैयारी करते हैं तो हम हमेशा 12-13 घंटे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है, हेल्थ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 6-7 घंटे कंसिस्टेंटली देना बहुत ज़रूरी है। बस ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैटर ये करता है कि आप हर दिन कुछ नया पढ़ रहे हैं और वो कंसिस्टेंसी को रुकने नहीं दिया है आपने। जी जी, एक बड़े पद को सुशोभित आप करेंगी, समाज की सेवा करनी है, और जो भारत का जो आज का युग है उसमें महिलाओं को, लड़कियों को बहुत आगे आने का मौका मिल रहा है। जी, तो नई प्रेरणा, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है चैनल के माध्यम से, वैसे भी बहुत सारी अखबारों में बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में लोगों ने सुनी हैं और आतुर भी हैं लोग जानने के कि आपसे हम शिक्षा लें। तो नई जनरेशन जो है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो नई जनरेशन है, अभी स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई को बिल्कुल भी बोरियत की तरह मत देखें। आप ये मत देखें कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको 6 घंटे बैठना ही बैठना है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें और अपने तरीके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है। आपके लिए सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, रिवाइज़ करना, कोचिंग लेना, सेल्फ स्टडी, जो भी है अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उन चीज़ों को चुनें। और टेक्नोलॉजी एक बहुत हेल्पफुल हमारे लिए टूल है इस युग में, जब हम घर पे बैठे भी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं उन सबको यही बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल करें, टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल ना करे। आप डिसाइड करें कि आपको कब उस चीज़ की ज़रूरत है, कब आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों में मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और वो स्क्रीन को जैसे ही फ्लिप करते रहते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। तो ऐसे माइंडलेसली हमें नहीं घूमना है। अपना गोल जो है अगर वो क्लियर रखेंगे और अपना रास्ता जितना सिंपल रखेंगे, उतनी ही सक्सेस ईजी हो जाती है सबके लिए। भादरा का नाम चमकाया, आप भारत के लिए नाम चमकाओगी, ऐसा थोड़ा कुछ मीठी बातें होती है घर की, उसमें ये हम पूछ रहा था कि संगीत वगैरह हैं, खेल कूद हैं, या थोड़ा खान पान की बातें हैं, कई बार घर में घुल मिलना होता है, हंसी मजाक होती है, तो उस दौरान कोई एक आध आपकी कोई अच्छी सी यादें? मैं घर पे क्योंकि पढ़ाई करती थी अकेले और मेरे मम्मी पापा दादाजी सब सुबह चले जाते थे और शाम को मुझे मिलते थे, तो वही मेरे लिए रिलैक्सेशन का टाइम होता था। जब सब घर में आते थे, शाम की चाय दूध कॉफ़ी जो भी होता था हम साथ में लेते थे, तो वही मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम रहा है। जब मैं भी पूरे दिन पढ़ाई करके थक जाती थी तो शाम को सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताते थे कि आज स्कूल में ये हुआ है, आज कोर्ट में ये हुआ है। तो ये छोटी छोटी किस्से हैं ऐसे जिनकी वजह से मेरा माइंड रिफ़्रेश रहता था। कुछ हॉबीज़ हैं जो हम साथ में करते हैं, तो ये सब बहुत हेल्पफुल रहता है मेरे लिए। न्यूज़ वगैरह कोई पढ़ी है आपने, किताबें वगैरह, या नहीं पढ़ते थे बीच में एक्स्ट्रा? मैं वैसे नॉवेल्स पढ़ती हूँ। क्लास 12th तक भी मैंने काफ़ी स्कूल की लाइब्रेरीज़, कॉलेज की लाइब्रेरीज़ में नॉवेल्स पढ़ी है, लेकिन तैयारी के दौरान मैंने अपनी नॉवेल्स को एक बार साइड में कर दिया था। अदरवाइज़ मेरी रीडिंग की हैबिट हमेशा से रही है। लेकिन जब तैयारी के दौरान मैं अपना लॉ का सिलेबस प्रिपेयर कर रही थी, उसके साथ साथ में मैंने न्यूज़पेपर्स हमेशा पढ़े हैं। डेली का पढ़ा है मैंने, इंग्लिश का न्यूज़पेपर और हिंदी का न्यूज़पेपर, क्योंकि जैसे आरजीएस का सिलेबस अगर आप देखें तो उसमें एक निबंध लेखन हिंदी के अंदर आता है और इंग्लिश में ऐसे राइटिंग आती है। तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से, उनके एडिटोरियल्स पढ़ने से मुझे ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प मिली है। और वैसे भी जीके से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो इसके लिए मेरी हैबिट न्यूज़पेपर की हमेशा से रही है। जी, क्योंकि आपका जो पद है वो बहुत गरिमा का पद है जी। युवा किस तरह से, शॉर्ट में बताएं, किस तरह से तैयारी करें, अलग अलग जो एग्ज़ाम आते हैं? मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कोई भी हो, उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है वो सेम रहती है। सबसे पहले आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें कि क्या क्या पूछा जा रहा है। फिर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखें कि उस सिलेबस में से एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की एक पैटर्न होता है कि वो पिछले कुछ सालों में उस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर वो एग्ज़ाम आपके अंदर देखना क्या चाहता है। तो वो जब हम पास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं, पिछले कुछ सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस देखते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि इस सिलेबस में से हमें कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी पे थोड़ा कम करना है। तो इस तरह से अपना एक स्ट्रैटेजी बनाएं। 3 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को रियलिस्टिक बनाएं। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि एक दिन में बिल्कुल सारा सिलेबस कर देना है और अगले दिन फिर हमें यूँ लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली। इस पद को सुशोभित करना है, वक्त आएगा, ऊंचे पद पर जाना है,
फिर वहाँ से आपको रिलीफ होके आना है, और फिर यहाँ का जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभिलाषा रखेंगे कि सामाजिक सरोकार में, राजनीतिक क्षेत्र में या कहीं और आपकी सेवा लेने चाहेंगे। हालांकि वो तो बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन फिर भी समाज सेवा क्षेत्र में आपका जैसे योगदान। आपने कहा कि ये बहुत आगे की बात है, तो अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है ज़्यादा, लेकिन समाज सेवा में मेरा जितना मैं कर पाती हूँ उतना मेरा इंटरेस्ट रहता है जी मैं जितने ज़्यादा बच्चों को गाइड कर सकूँ उतनी उनको कोशिश करती हूँ। जी और समाज में मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी भागीदारी देनी ज़रूरी है, किसी एक पर्सन से बदलाव नहीं आ सकता है, जी तो सबको करना चाहिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, उसी की वजह से कुछ चेंज आ सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करूँ, और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी करें किसी भी क्षेत्र में। पल्लवी जी, मुनव्वर राना साहब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, बहुत अच्छे विद्वान कवि हैं। वो माँ पर एक बात लिखते हैं कि किसी के हिस्से में घर आया तो किसी के दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। तो मैं माँ पर पूछ रहा हूँ क्योंकि माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल, माँ का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी मदर जो है वो एक पीटीआई टीचर है गवर्नमेंट, जी तो उनके टीचर होने का मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि उनसे फिर मैंने डिसिप्लिन सीखा है लाइफ में। और वो मुझे मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा देती थी, क्योंकि वो ऑल्दो लॉ के फील्ड से बिलोंग नहीं करती हैं, तो पढ़ाई में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते थे। लेकिन जहाँ पे भी मुझे लगता था कि मेरे लिए एग्ज़ाम मुझे मुश्किल लग रहा है या फिर कोई और चीज़ में मुझे परेशानी आ रही है, तो मुझे इमोशनली और मोरली गाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने ले ली थी। और वो रेगुलरली, क्योंकि तैयारी करते हैं तो हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, तो उनका पल पल का योगदान रहा है इसके अंदर, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे पल्लवी बेनीवाल, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ हमें समझाया है, बहुत कुछ बातें कही हैं। शायद आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया, नमस्कार।